गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि लास्ट क्लास में जब हम लोग हायर एजुकेशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हायर एजुकेशन सिस्टम इन एंशंट इंडिया, यानी कि भारत में उच्च शिक्षा का क्या स्वरूप था, इसके बारे में हम लोगों ने मेडिवल पीरियड तक पढ़ लिया था, यानी कि मध्यकाल तक पढ़ लिया था, जो कि मुस्लिम शिक्षा तक था। अब आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि हायर लर्निंग का कैसे इवोल्यूशन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के बाद। तो जो इन दोनों के बीच का फेज़ है, यानी कि जब जैसे ही मध्यकाल या मुस्लिम शिक्षा समाप्ति की ओर थी और भारत की स्वतंत्रता के आरंभ का दौर था, यानी कि अगर हम बात करें तो 16th सेंचुरी से लेकर के लगभग मिड 20th सेंचुरी, यानी कि 1947 तक, इनके बीच का जो पीरियड है जब ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेजी शासन था, उसने किस तरीके से जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको अंडर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश किया और कैसे आगे बढ़ाया, तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो अभी जस्ट बात की कि इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मुस्लिम काल की समाप्ति और स्वतंत्रता की शुरुआत के बीच की जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था, उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब ब्रिटिश या अंग्रेजी शासन भारत में आया था लगभग 1600 में, जब जहांगीर से अंग्रेजी शासन ने फरमान प्राप्त कर लिया था इंडिया में ट्रेड करने का, एंटर करने का, तो धीरे धीरे क्या है कि उससे पहले तक भारत में जो है गुरुकुल सिस्टम और मदरसा, यानी कि गुरुकुल और मदरसा में ही शिक्षा दी जाती थी। जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्राचीन भारत में कैसे शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में बौद्ध विहार थे, मठ थे, और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद जब अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी भारत में, तो शिक्षा का स्वरूप धीरे धीरे बदलता चला गया। तो जैसा कि पहला पॉइंट लिख रखा है, एजुकेशन सिस्टम आफ्टर द पीरियड ऑफ मिडिवल एंड बिफोर द पीरियड ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो उसमें देखिए, सबसे पहले जो बात करें तो 1781 ईस्वी में, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। यानी कि कलकत्ता मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने क्यों की थी? मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। उसके बाद 1791 में, 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस, वाराणसी या काशी में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। अब उसके बाद क्या है था कि जब देखिए, प्रारंभ में अंग्रेजों ने क्या था, भारतीयों के लिए शिक्षा का कोई प्रयास नहीं किया था, क्योंकि उनका मेन एम शुरुआत में क्या था, केवल भारत से व्यापार करना था। लेकिन जब धीरे धीरे उनको लगने लगा कि यहाँ की समृद्धि देखकर उनको ये लगने लगा कि जब तक हम यहाँ के लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम के अनुसार शिक्षित नहीं करेंगे, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, तब तक यहाँ पर राज करना और इनको अपना गुलाम बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, उसके बाद लगभग 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया। चार्टर अधिनियम, जिसमें क्या बात की गई थी, जो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम लाया था, उसमें इन्होंने शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए व्यय करने का प्रावधान किया था। शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए व्यय करने का प्रावधान किया था। लेकिन इस समय हुआ क्या कि ये जो 1,00,000 रुपए शिक्षा के लिए
प्रदान किए गए थे ब्रिटिश शासन द्वारा, तो इसमें भी अंग्रेजों के दो गुट बट गए थे। दो गुट इसलिए बढ़ गए थे, अंग्रेजों का एक ग्रुप था वो ये कहता था कि भारत में जो भारतीय शिक्षा का विकास होना चाहिए, भारतीय भाषाओं में और उनके साहित्य के विकास पर जोर देना चाहिए। जबकि जो अंग्रेजी भाषा के समर्थक ब्रिटिशर्स थे, जिसमें कि लॉर्ड मैकाले का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, लॉर्ड मैकाले बहुत प्रमुख थे। उन्होंने ये कहा था कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए अंग्रेजी माध्यम से दी जाए, और यूरोपीय एजुकेशन देने की बात की थी, मतलब अंग्रेजी शिक्षा देने की बात की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैकाले मिनट आया, पांचवा क्या है, मैकाले मिनट, जिसको अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम भी कहते हैं। तो लॉर्ड मैकाले के नाम से ही मैकाले मिनट बना, जो कि 1835 ईस्वी में आया था। लॉर्ड मैकाले ने मैकाले मिनट में बात क्या की थी, इन्होंने सरकार का पक्ष लेते हुए स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया था। और लॉर्ड मैकाले ने ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, इसको प्रस्तुत किया था। अब अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत होता क्या है, तो जैसा कि लिखा है, केवल समाज के उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाएगी। तो देखिए, लॉर्ड मैकाले का मानना ये था कि पूरे जनसाधारण को एक साथ शिक्षा दे पाना बड़ा ही कठिन कार्य है, खर्चा बहुत आएगा और बहुत ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो लॉर्ड मैकाले ने यह कहा था कि यदि हम केवल सोसाइटी की हायर क्लास को या समाज के केवल उच्च वर्ग को यदि हम शिक्षा प्रोवाइड करें, तो ये जो शिक्षा है समाज के उच्च वर्ग से धीरे धीरे अपने आप छनते हुए, हायर क्लास HC, उच्च वर्ग से धीरे धीरे अपने आप छनते हुए जनसाधारण तक पहुंच जाएगी, लोअर क्लास या आम जनता तक पहुंच जाएगी। इसमें खर्चा भी नहीं होगा सरकार का ज़्यादा और सभी लोग शिक्षित भी हो जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, जिसके समर्थक या जिसको किसने प्रस्तुत किया था, लॉर्ड मैकाले ने। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो अब देखिए छठा क्या है, वुड डिस्पैच कब आया था, वुड डिस्पैच आया था 1854 में। इसमें अगर हम लोग बात करें तो वुड डिस्पैच इससे पहले जैसे ही 1835 ईस्वी में मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये उतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ, इसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। लॉर्ड मैकाले का जो मैकाले मिनट था वो असफल हो गया था। तो उसी के परिणाम स्वरूप 1854 ईस्वी में 1854 में जो में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, उन्होंने अपना एक शिक्षण योजना प्रस्तुत की, एक प्लान प्रेजेंट किया, जो कि उन्हीं के नाम पे वुड्स डिस्पैच कहलाया। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत बहुत ही मुख्य बातें इन्होंने सुझाव दिया ब्रिटिश शासन को, जिसमें कि पहला सुझाव इन्होंने ये दिया था कि ब्रिटिश सरकार का या अंग्रेजी शासन का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना पहला मुख्य उद्देश्य ये था। वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये पहला उद्देश्य था। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो हायर एजुकेशन है उसे केवल अंग्रेजी में प्रोवाइड की जाए, केवल अंग्रेजी माध्यम में हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए।
लेकिन इन्होंने ये कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, उसे क्षेत्रीय भाषाओं में ही प्रोवाइड की जाए। क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब क्या, जैसे उत्तर भारत में है तो हिंदी, दक्षिण भारत में है तो वहाँ की अपनी रीजनल लैंग्वेज जैसे कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, इन सब ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद अगला सुझाव इन्होंने ये दिया कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर इन्होंने भारत में भी तीन विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का प्रावधान दिया था या प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन किया था। उसके बाद इन्होंने ये भी बात की थी अपने घोषणा पत्र में कि भारत में भी जो है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एंड वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी। इसके लिए उन्होंने नए विश्वविद्यालयों को खोलने की बात की गई थी, तकनीकी एवं व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की खोलने का प्रावधान किया था। तो देखिए इसी के फलस्वरूप क्या है कि भारत में सबसे पहले 1857 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, यानी कि बॉम्बे विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कब हुई? 1857 में, 1857। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और 1892 में लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, यानी कि वुड्स डिस्पैच में इतने काम किए गए थे। अब आगे देखिए क्या लिखा है। 7 है आपका हंटर कमीशन, हंटर आयोग। तो हंटर आयोग कब आया था? 1882 में, 1882 ईस्वी में आया था आपका हंटर आयोग। और जो बनाया किस लिए गया था? जो चार्ल्स वुड के प्रस्ताव थे उसके तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रगति हुई, कितना डेवलपमेंट हुआ आफ्टर वुड डिस्पैच, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कितना डेवलपमेंट हुआ, इसकी समीक्षा करने के लिए सरकार ने 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। अब देखिए इस आयोग में, यानी ये जो कमीशन बना था, इसमें 8 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। और इस आयोग का ये भी उद्देश्य था कि वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की भी समीक्षा करें, यानी प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन। तो अब देखिए समीक्षा करने के बाद इस आयोग ने क्या क्या प्रस्ताव रखा भारत के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने। पहला तो इन्होंने ये सुझाव दिया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो भारतीय शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है वो केवल मातृभाषा में दी जाए। इन्होंने क्या कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चों को केवल मदर टंग, मातृभाषा में दी जाए। उसके अलावा इन्होंने और क्या बात की? इन्होंने ये कहा कि हाई स्कूल स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा बालकों को दी जाए। 2 प्रकार की शिक्षा हाई स्कूल लेवल पर कौन कौन सा? पहला इन्होंने ये कहा कि पहला बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन, यानी व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की बात कही हाई स्कूल स्तर पर। और दूसरा इन्होंने बताया साहित्यिक शिक्षा, यानी लिटरेचर एजुकेशन, साहित्यिक शिक्षा की बात की। यानी कि 2 प्रकार की शिक्षा हाई स्कूल लेवल पर इन्होंने बताई, एक व्यावसायिक या व्यापारिक शिक्षा और दूसरा साहित्यिक शिक्षा पर जोर देना। और इन्होंने आगे क्या सुझाव दिया? आगे इन्होंने बताया कि इन्होंने भी देखिए महिला शिक्षा, इन्होंने भी स्त्री शिक्षा पर जोर दिए जाने की बात कही। और नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार को निजी प्रयास भी करने चाहिए। निजी प्रयास का मतलब प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस खोलने का भी सुझाव दिया। अच्छा देखिए प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस खोलने का सुझाव जो है वुड्स डिस्पैच में भी दिया गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है।
अगला आयोग है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी 1904। तो इसमें देखिए क्या हुआ, जब ये एक्ट आया था 1904 में, तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। तो इन्होंने भी शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया था। तो ये जो लॉर्ड कर्जन थे, ये शिक्षा के डिसेंट्रेशन से बहुत ही परेशान थे, विकेंद्रीकरण से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो जो एजुकेशन है उसको सेंट्रलाइज करना चाहते थे। यानी कि लॉर्ड कर्जन जो हैं, लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा को केंद्रीकृत करना चाहते थे, केंद्रीकरण करना चाहते थे भारतीय शिक्षा का। तो अब देखिए आगे क्या है, इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए लॉर्ड कर्जन ने। इन्होंने ये कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया जाए। पहला सुझाव इन्होंने आदेश दिया कि सभी विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया जाए। उसके बाद और इन्होंने क्या कहा कि सरकार को यह अधिकार दे दिया कि विश्वविद्यालय में जो नियुक्ति की जाती है उसे हटाया भी जा सकता है सरकार के आदेशों के तहत। और इन्होंने क्या कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का समय समय पर निरीक्षण किया जाए। उसके बाद इन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों में शोध कर रहे छात्रों की संख्या 50 से कम, यानी कि 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनका ये सुझाव था कि विश्वविद्यालय में जो बच्चे शोध कर रहे हैं उनकी संख्या 50 से कम ना हो और 100 से अधिक ना हो। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा, आगे इन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम बनाए गए या जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी उसको इन्होंने ऐसा आदेश पारित किया कि बहुत कठोरता से लागू किया जाए, उसके नियमों को कोई भी छूट उसमें ना दी जाए। अब आगे देखिए इसमें क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद आपका है सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग, जो कि 1917 में आया था। तो सैडलर आयोग या सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कह लीजिए। तो इसमें देखिए क्या 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 मुख्य बातें कही गई। तो सैडलर आयोग में जैसा कि बात की गई, पहली बात तो ये आयोग बना क्यों था, तो 1917 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी। तो उस समस्याओं के निराकरण के लिए या सॉल्यूशन के लिए किस आयोग को बनाया गया था, सैडलर आयोग को। तो जो इसके कुलपति थे लीड्स विश्वविद्यालय के उस समय के डॉक्टर एमी सैडलर, उन्होंने इस आयोग का गठन किया था और उन्होंने 1904 के भारत विश्वविद्यालय अधिनियम की बहुत ही कड़ी आलोचना की। उसके बाद इन्होंने जो सुझाव दिए वो ये थे कि इन्होंने स्कूली शिक्षा स्कूल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया 12 वर्ष का, जो कि आज भी देखिए फॉलो हो रहा है। 12th तक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले स्कूल की शिक्षा को या स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष के लिए ज़रूरी किसने किया, सैडलर आयोग ने। उसके बाद देखिए और क्या सुझाव दिया इन्होंने कि उस समय जो इंटरमीडिएट की कक्षाएं चलती थी विश्वविद्यालय में उसको अब विश्वविद्यालय से अलग कर दिया गया और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए जो आधार बना दिया गया इंटर पास होना, ये बनाने का सुझाव दिया कि इंटर पास होने के बाद ही कोई विश्वविद्यालय में इंटर कर सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या सुझाव दिया, कलकत्ता विश्वविद्यालय को उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीनता से मुक्त करके इन्होंने बंगाल सरकार के नियंत्रण में कर दिया था। एक ये बात थी इसमें। और दूसरा, इस आयोग ने भी व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई थी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा प्रोवाइड की जाए। नाउ अगला आयोग हम लोग देखते हैं क्या है, हार्टोग कमीशन, हार्टोग आयोग 1929 ईस्वी। हार्टोग कमेटी कब आई थी, 1929 में। तो इसके कुछ सुझाव जो थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या था। तो
हार्टोग कमेटी देखिए जो थी वो सेडलर आयोग के प्रस्तावों पर आधारित थी और उसमें जो शिक्षा का विकास हुआ था उसकी समीक्षा के लिए आई थी हार्टोग कमेटी। यानी कि सेडलर आयोग की समीक्षा के लिए हार्टोग कमेटी का गठन हुआ था। इसमें भी क्या है, प्राथमिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। इन बात की गई कि प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। दूसरा क्या इन्होंने बात की, बच्चों को औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही, व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही। और विश्वविद्यालय में जो प्रवेश संबंधी नियम थे यानी एंट्रेंस रूल थे उसको और ज़्यादा इन्होंने कठोर बनाने की बात कही, एंट्रेंस को। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है भारत का, आपने सुना होगा CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो ये कब आया था? ये इन्हीं की सलाह पर, किसकी सलाह पर? हार्टोग कमेटी की सलाह पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। अब अगला देखते हैं क्या है। अब देखिए आपका नेक्स्ट है वर्धा योजना, जो कि 1937 में आया था। वर्धा योजना, तो वर्धा योजना क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए वर्धा योजना क्या था, इस योजना को सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया था। हरिजन पत्र जो है इसको संपादित किया था, प्रकाशित किया था MK गांधी जी ने, और इसी में इन्होंने वर्धा योजना की बात की थी। तो 1937 ईस्वी में वर्धा, गुजरात में एक जगह है वहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो देखिए एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्धा योजना जो थी उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसका क्या उद्देश्य था कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, यानी कि लर्निंग गेन बाय एक्टिविटीज़। तो इसमें इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए वर्धा योजना में, जैसा कि देखिए पहली बात इन्होंने ये कही कि इसमें इन्होंने 7 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात वर्धा योजना में की गई। और जो एज ग्रुप था 7 से 14 साल के बच्चों का था, यानी 7 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। और दूसरा इन्होंने कहा हैंडक्राफ्ट, हस्त उत्पादित कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, यानी हस्तकला पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, इसको अनिवार्य बताया था इन्होंने। तीसरा सुझाव इन्होंने ये दिया था, इन्होंने भी मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड करने की बात की थी कि बालकों को मातृभाषा में, मदर टंग में शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। तो ये मुख्य इन्होंने सुझाव दिए थे। फिर भी ये योजना जो थी कार्यान्वित नहीं हो सकी थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि उसी समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है। तो आज़ादी से पहले का जो लास्ट हमारी योजना थी सार्जेंट प्लान, जो कि 1944 में आया था। तो इसकी कुछ मुख्य बातें देखते हैं। तो देखिए जो सार्जेंट योजना है वही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो कि 1935 में गठन किया गया था जिसका, उसमें जो है सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार की थी।
तो इन्होंने क्या कहा था इसमें, इन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए को उनके वर्षों के अनुसार बांटा। जैसे इन्होंने ये कहा कि 3 से 6 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए बालक की, उसके बाद 6 से 11 साल तक निःशुल्क यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की इन्होंने 6 से 11 साल तक के बच्चों को। उसके बाद 11 से 17 साल तक के बच्चों को उच्च शिक्षा की बात की कि उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। यानी ये सार्जेंट आयोग का सुझाव था कि 3 से 6 साल तक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए, 6 से 11 तक निःशुल्क, व्यापक और अनिवार्य, निःशुल्क इसमें व्यापक भी जोड़ लीजिएगा, व्यापक और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और दूसरा इन्होंने ये कहा था कि जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है उसके बाद बच्चों को जो ग्रेजुएशन कराया जाए, यानी स्नातक, जो स्नातक शिक्षा की बात की इन्होंने कहा कि स्नातक को 3 वर्षों का रखा जाए, ग्रेजुएशन, जो कि आज भी ग्रेजुएशन क्या है, आज भी 3 वर्ष का होता है। और वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए इन्होंने 20 वर्ष का समय निर्धारित किया। अगली बात इन्होंने ये कही। उसके बाद और इन्होंने क्या कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण यानी टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आज भी चलते हैं, बीएड है, डीएड है, एमएड है, बीएलएड है, डीएलएड है, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी बात की। फिजिकल एजुकेशन की बात की, शारीरिक शिक्षा की बात की, फिजिकल एजुकेशन की बात की। और देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत से लोग विकलांग हो गए थे, शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गए थे, तो डिसेबल्ड को भी एजुकेशन की बात किस आयोग में की गई थी? सार्जेंट आयोग ने ही विकलांग लोग के व्यक्तियों की शिक्षा की बात पर जोर दिया था। और इस योजना की मुख्य विशेषता यह थी कि 40 वर्षों के अंदर जो है शिक्षा का पुनर्निर्माण करना, ताकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के बराबर आ जाए। बाद में इसको क्या किया, खेर समिति, आपने सुना होगा, खेर कमेटी ने ये 40 वर्ष से घटा के इसका टाइम लिमिट 16 ईयर कर दिया। और उसके बाद यही अंतिम योजना थी जो कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की अंतिम योजना थी, यही योजना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली उससे पहले तक कौन कौन से आयोग ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने लाए थे और क्या क्या बातें की थी। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा का कैसे विकास हुआ और अनुसंधान और शोध का। ओके, थैंक यू सो मच।